चलो भाई, अपने चल रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियां। हमने विश्व के बारे में जो जनजातियों के बारे में पढ़ा था 12वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार, तो दो जनजातियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और विश्व के आधार पर बात करें तो एक तो हमने पढ़ी थी एस्किमो, और दूसरी अपन ने पढ़ी थी बुशमैन। इन दो जनजातियों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो थी विश्व स्तर की। अब हम बात करेंगे भारत स्तर की, यानी भारत में भी अपने को कितनी जनजातियां पढ़नी है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार दो जनजातियां पढ़नी है, और वो दो जनजातियां कौन कौन सी है। एक तो है आपके गोड़, और दूसरी है भील। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रथम जनजाति है, और वो है अपने गोड़ जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से एक जनजाति है जिसका नाम है गोड़। देखो, यानी गोड़ों के बारे में अधिक जानकारी, ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह बोल सकते हैं, यानी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और भारत में ये सबसे बड़ा है ही, विश्व स्तर पर भी इसका स्थान आता है, तो भारत में ये अपने आप में सबसे बड़ी है। गोड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है। गोड़ का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी। तो इससे स्पष्ट है कि ये लोग कहां निवास करते हैं, पहाड़ों में निवास करते हैं। मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि ये दुर्गम क्षेत्रों में, दुर्गम स्थानों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। तो पहाड़ी, इसका शाब्दिक अर्थ अपने आप में स्पष्ट है कि पहाड़ी होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो। अब देखो, भारत के अंदर किन किन क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाती है जनजाति, यानी भारत में कौन से क्षेत्र में। भारत में इस जनजाति के प्रमुख क्षेत्र देख, पूर्व उत्तर भारत की बात करें तो यहां आता है झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, और एक और हो गया अपने तेलंगाना। इन क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी जनजाति। और इसके अलावा बात करते हैं अगर सतपुड़ा श्रेणियों में, यानी सतपुड़ा श्रेणी, तो ये जनजाति बता सकते हैं कि कुछ महाराष्ट्र में पाई जाती है, कुछ मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। इनके निवास स्थान के बारे में बात होगी कि ये लोग है वो कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं। अब देखो, इनका जो काम है, व्यवसाय क्या करते हैं ये लोग, क्या काम करते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और कृषि का प्रकार कौन सा है, ये लोग झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि आपको ध्यान में होना चाहिए कि झूमिंग कृषि एक स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, वनों को काट करके या फिर वनों को जला करके कृषि की जाती है। और गोड़ जनजाति द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है ना, उस कृषि को बोलते हैं दीपा कृषि। ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी करते हैं और सामान्य धरातल वाले क्षेत्रों में भी करते हैं। इसके अलावा ये क्या व्यवसाय और करते हैं, देखो, ये मछली पकड़ना, और क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। ये इनके मुख्य व्यवसाय है। और क्या विशेषता हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था इस जनजाति के अंदर, यानी गोड़ जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसके अंदर पुरुष और स्त्रियां दोनों आभूषण पहनते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते हैं।
जो भी आभूषण होते हैं वो पहनते हैं। और इस जनजाति की जो महिलाएं होती है वो अपने शरीर के ऊपर गोदना गुदवाती है। यानी पूरे शरीर के ऊपर गोदना गुदवाने का कार्य ये महिलाएं अपने शरीर पर कराती है। अब जो ये जनजाति है इसके अंदर विवाह के कुछ प्रचलन है, यानी विवाह के प्रकार। इस जनजाति में दो प्रकार के विवाह महत्वपूर्ण हैं। एक तो है हरण विवाह, यानी अपहरण करके ले जाते हैं, और दूसरा है विधवा विवाह। ये हो गई। उसके बाद में यानी इस प्रकार की ये जो जनजाति होती है ना, इनके जो गांव का मुखिया होता है, यानी गांव होता है, गांव का मुखिया, उन गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेल। गांव का जो मुखिया होता है उसको पटेल बोलते हैं। और जो गांव का मंदिर होता है, गांव के मंदिर के पुजारी को क्या बोलते हैं? पुजारी को देवारी बोलते हैं। ये ध्यान रखना। यानी कई बार छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं, देवारी किसे कहते हैं? तो गौड़ जनजाति के जो गांव का मंदिर का पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? देवारी बोलते हैं। विश्व की जनजातियों के पश्चात भारत की जो जनजाति है वो गौड़ सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी जनजातियों में समूह है। इसका शाब्दिक अर्थ आपने देखा क्या होता है? पहाड़ी। और इनके प्रमुख निवास क्षेत्र है, इनके बारे में अधिक पूछते हैं। यानी आवास क्षेत्र, इनके द्वारा जो कृषि की जाती है वो की जाती है जूमिंग, जिसका नाम है दीपा कृषि। इनके मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना, पशुपालन करना और कृषि कार्य करना। पुरुष और महिलाएं दोनों क्या करते हैं? समान रूप से आभूषण पहनते हैं। इसमें यह नहीं है कि महिलाएं अलग से आभूषण पहनती है और पुरुष अलग से आभूषण पहनते हैं। अब देखो, ये तो हो गई गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति की आपके सामान्य पाठ्यक्रम में इतनी जानकारी है और वो पर्याप्त है। इतनी याद रखोगे तो आसानी से आपके प्रश्न इसमें से आ जाएंगे। अब है महत्वपूर्ण जनजाति, जिसका हम जिक्र करेंगे। और आपके जो पाठ्यक्रम में ये भील जनजाति दो बार आएगी। एक तो राजस्थान में पूछेंगे, एक राजस्थान का पाठ आएगा उसमें आएगी, और एक ये अभी आ रहा है दूसरे अध्याय के अंदर। तो इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार करोगे तो दोनों पाठों में एक से ही काम चल जाएगा। महत्वपूर्ण जनजाति है भील जनजाति। देखो, बात करते हैं भील जनजाति। इसको प्राचीन जनजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचीन जनजाति। गुरुजी कितनी प्राचीन है? ये बहुत प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति भील है, और सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं तो वो है मीणा। दूसरे स्थान पर कौन आती है? भील आती है। कितनी प्राचीन है? देखो, तो प्राचीन कितनी है? एक तो है प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है अपने को कि ये कितनी प्राचीन है। देखो, रामायण प्राचीन ग्रंथ एक क्या है? रामायण ग्रंथ है। दूसरा महाभारत है। रामायण में भी जिक्र आता है और महाभारत में भी आता है। इसी प्रकार कुछ और साहित्य है जिनमें इस जाति का जिक्र मिलता है, तो इससे पता लगता है कि ये कितनी प्राचीन है। तो प्राचीन रामायण में उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? गुरु मतंग। गुरु मतंग की एक शिष्या थी जिसका नाम क्या था? सबरी। माता सबरी का संबंध किससे है? माता सबरी का संबंध किससे है? माता सबरी का संबंध भील जनजाति से है। किससे है? भील जनजाति से है। रामायण काल में माता सबरी का संबंध किससे है? भील जनजाति से। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत सबरी की बीत गई उम्र सारी। तो ये सबरी क्या थी? एक भीलनी थी। इसी प्रकार केवट, जिसने भगवान श्री राम के चरण धोकर के पिए थे, केवट कौन था? केवट भील था। ठीक है गुरु जी, ये तो रामायण में। क्या महाभारत में भी उल्लेख है कि कहीं भील थे? जी हाँ, महाभारत में भी उल्लेख है कि भील थे। एकलव्य,
एकलव्य एक भील बालक था और प्राचीन साहित्यों में भीलों को क्या कहा जाता है? प्राचीन साहित्यों के अंदर भीलों को कहा जाता है निषाद। क्या कहा जाता है? निषाद। ये ध्यान रखना। तो इससे पता चलता है, रामायण से, महाभारत से और प्राचीन साहित्यों से पता चलता है कि भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। अब देखो, भील जो शब्द है, यानी भील शब्द द्रविड़ भाषा के बीलू से बना है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीर कमान। यानी भील शब्द है द्रविड़ भाषा के बीलू से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तीर कमान। समझ आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी सबसे प्राचीन जनजाति की उल्लेख कहां मिलता है? उल्लेख मिलता है रामायण में, महाभारत में और अन्य साहित्यों में इसका उल्लेख मिलता है। अब देखो, अब भारत स्तर की बात करते हैं कि भील जनजाति भारत में कहां पाई जाती है। तो भारत में ये राजस्थान से लगने वाले जो भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है। तो एक तो गुजरात हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया और एक उत्तर प्रदेश हो गया और एक राजस्थान हो गया। साथ में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि राजस्थान में कहां पाई जाती है। तो राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, डूंगरपुर में पाई जाती है, चित्तौड़ में पाई जाती है। तो इस जनजाति का राजस्थान में भी विशेष स्थान है। राजस्थान में इस जनजाति का दूसरा स्थान आता है, किसके बाद में? मीणाओं के बाद में, जनसंख्या की दृष्टि से। तो भारत स्तर की बात होगी, राजस्थान स्तर की बात होगी। अब देखो, ये जो भील है ये अपने आप को क्या मानते हैं? यानी भील अपने आप को मानते हैं शंकर के पुत्र। भील अपने आप को शंकर के पुत्र मानते हैं। ठीक है और जी, ये शंकर के पुत्र मानते हैं। और एक अंग्रेज व्यक्ति हुआ इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड इनको बोलता है वन पुत्र। यानी वो बताता है कि ये तो वन के पुत्र है, वन पुत्र की संज्ञा दी इनको। अब देखो, भीलों के दो प्रकार आपको याद रखने पड़ेंगे। यानी भीलों के दो प्रकार, कौन कौन से? एक तो है लंगोटिया भील, और दूसरा है पोत्या भील। देखो, लंगोटिया भील वे भील होते हैं जो लंगोट पहनते हैं, छोटी लंगोट पहनते हैं। पोत्या भील वे होते हैं जो अपने सिर के ऊपर सापा रखते हैं और लंगोट भी पहनते हैं। तो इनके दो प्रकार हो गए अलग अलग। अब देखो, जो भीलों के बारे में आपके प्रश्न आएंगे, कुछ मैं शब्द लिखता हूं, उन शब्दों से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। देखो, उनका अपने आप में अर्थ निकलेगा और एक एक शब्द का अर्थ भील जनजाति से संबंधित होगा, तो अपने आप में ये याद हो जाएगा आसानी से। देखो, एक शब्द है फाइरे, फाइरे। इनका जिक्र दोबारा करूंगा मैं, एक बार शब्द लिख रहा हूं सीधे, फाइरे, फाइरे। उसके बाद में दूसरा आता है चिमाटा, आगे आता है दजिया, इन सभी शब्दों का अपने आप में अर्थ है, देखना। आगे आता है केसरिया नाथ,
केसरियानाथ। आगे आता है खोइतु, 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 केसरियानाथ। केसरियानाथ का दूसरा नाम आप रख सकते हो याद, ऋषभदेव। आगे आता है कच्छाबू, कच्छाबू। आगे आता है अटक, 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 अटक कर चलना। ये शब्द अपने आप में एक एक परिभाषा बनेगी, देखना। आगे जो शब्द लिख रहे हैं उनका अलग अलग अर्थ देखो। टापरा, कू, फला, पाल, पालवी, गमेती। ये एक पंक्ति एक प्रश्न, यानी इसमें 6 प्रश्न बन जाएंगे आपके एक सीध में, देखना अलग अलग, बाद में देखेंगे दोबारा। उसके बाद में आता है पालवी, गमेती। उसके बाद में आगे लिखो पोत्या, देपाड़ा, महुआ, पाखरिया, अट्टा सट्टा, मेलनी, देखो बहुत अच्छा है। 2 शब्द और है, यहां लिख देता हूं इनके देवी देवताओं में। टोटम, बराड़ी। ये लो जी, भीलों के नृत्य के अलावा भीलों के जितने भी शब्द आएंगे वो आपके पूरे हैं एकदम। अब देखो अपन दोबारा जिक्र करते हैं, करें। फायरे, फायरे। विपत्ति काल में जब भीलों के ऊपर आपत्ति आती है, यानी संकट आता है, विपत्ति काल में भीलों के द्वारा किया जाने वाला रणघोष या फायरे, फायरे, यानी फायर कब होता है? फायर तब होता है जब युद्ध होता है, और जब ये युद्ध करने जाते हैं तब इनका रणघोष क्या है? फायरे, फायरे। क्या है? फायरे, फायरे। मीणाओं का अलग है, इसका अलग है। मीणाओं का किलकारी है या किलकारी बोलते हैं उनको। रणघोष हो गया फायरे, फायरे। विपत्ति काल में भीलों द्वारा किया जाने वाला रणघोष क्या कहलाता है? फायरे, फायरे। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है चिमाता और दजिया। देखो ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं? ये झूमिंग कृषि के पार्ट है। यानी हमने पढ़ा था गौड़ जनजाति द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। इसी प्रकार भीलों द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि को 2 भागों में बांटा है। एक तो है चिमाता और एक है दजिया। देखो ये 2 प्रकार की कृषि करते हैं, एक तो पहाड़ के ऊपर करते हैं और एक पहाड़ के नीचे करते हैं। ये याद रखना कठिन है, देखो ट्रिक से याद कर रहे हैं। ची माता, यानी माता को हम दर्जा किसका देते हैं? ऊंचा देते हैं, अपन से थोड़ा ऊंचा देते हैं दर्जा। तो माता, ची माता, यानी ची माता कृषि कहाँ की जाती है? ये पहाड़ों पर की जाती है। पहाड़ों पर जो कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ची माता। और दजिया किसको बोलते हैं? सामान्य धरातल पर, यानी समतल भूभाग के ऊपर जो कृषि की जाती है वो कौन सी है? वो है दजिया। ध्यान में आ गया? फायरे, फायरे आ गया, चिमाता आ गया, दजिया आ गया। आगे आता है केसरियानाथ। इनको ऋषभदेव भी बोलते हैं। ऋषभदेव केसरियानाथ जी की खीर खाकर भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यानी इनकी जो खीर होती है, खीर खाकर भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आगे आता है खोइतु। खोइतु किसको बोलते हैं? खोइतु बोलते हैं लंगोट को। किसको बोलते हैं? लंगोट। भीलों के अंदर खोइतु लंगोट को बोलते हैं। कच्छाबू, कच्छाबू बोलते हैं घाघरा। जाओ चाहे दिल्ली, आगरा,
घाघरा, कच्छाबू किसको बोलते हैं? घाघरा। घाघरा किसको बोलते हैं? कच्छाबू को। अटक, अटक किसको बोलते हैं? अटक बोलते हैं गोत्र को। जाति के बाद में जो उपजाति होती है गोत्र को क्या बोलते हैं? अटक। टापरा। अब ये जो लाइन है पूरी की पूरी एकदम संबंधित है। देखो ये मान लो एक मकान है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टापरा। क्या बोलेंगे? टापरा। इसके पास में 2-3 और मकान हो गए। क्या हो गए? 2-3 और मकान हो गए, तब इसको बोलेंगे कू। क्या बोलेंगे? कू। इसी प्रकार जब 2-3 कू पास में मिल जाएंगे, जब 2-3 कू यानी 2-3 घरों का समूह आपस में मिल जाएगा, तब क्या बढ़ेगा? एक मोहल्ला बढ़ेगा। और उस मोहल्ले को क्या बोलते हैं? फला। क्या बोलते हैं? मोहल्ले को बोलते हैं फला। और 5-6 मोहल्ले बन जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उस मोहल्लों को क्या बोलते हैं? फिर गांव यानी पाल। पाल को क्या गांव को क्या बोलते हैं? पाल। यानी 5-6 मोहल्ले मिल जाते हैं, जब मोहल्ले को बोलते हैं फला। और जो आपस में मोहल्ले मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? पाल बोलते हैं। इन 6-7 पालों मोहल्लों का समूह है या 6-7 फलों का समूह है, क्या कहलाता है? पाल। और पाल का जो मुखिया होता है, पाल का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी। क्या कहलाता है? पालवी। अब इसी प्रकार 5-6 पाल आपस में मिल जाते हैं, तब भीलों का एक बहुत बड़ा समूह हो जाता है। तब उन 5-6 पालों के मुखिया को क्या बोलते हैं? उनके मुखिया को बोलते हैं गमेती। क्या बोलते हैं? गमेती। यानी 5-6 पालों का मुखिया को। देखो ये क्रम से हो गया। टापरा एक घर को बोलते हैं, उसके बाद में 2-3 घरों को मिलाते हैं तब कू बनता है, और 2-3 कू मिलते हैं तब फला बनता है, 2-3 फले मिलते हैं तब पाल बनती है। पाल के मुखिया को पालवी बोलते हैं। पालवी 5-6 पालवियों के मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। तो ये एक में तैयार हो गया, ये एक लाइन में तैयार हो सकता है आपका प्रश्न। उसके बाद में आता है पोत्या। पोत्या यहाँ पर पोता नहीं है, पोत्या का अर्थ होता है साफा। भीलों के द्वारा सिर के ऊपर जो बांधी जाने वाली पगड़ी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साफा। उसके बाद में आता है देपाड़ा। देपाड़ा बोलते हैं तंग धोती को, यानी जो टाइट फिटिंग धोती होती है ना, उसको बोलते हैं देपाड़ा। टाइट फिटिंग जो धोती होती है उसको देपाड़ा बोलते हैं। महुआ। महुआ एक पूजनीय वृक्ष है भीलों के अंदर, और महुआ की शराब भी बनी जाती है। शराब पीते हैं महुआ की, महुआ के वृक्ष की शराब भी पीते हैं। पाखरिया। पाखरिया की बहुत इज्जत होती है भीलों के अंदर। दुश्मन के घोड़े को मारने वाले व्यक्ति को, दुश्मन के घोड़े को मारने वाले को पाखरिया बोलते हैं। यानी पाखरिया हुए होता है जो दुश्मन के घोड़े को मार देते हैं। अट्टा सट्टा। अट्टा सट्टा वर्तमान में चलन में है, यानी अट्टा सट्टा क्या करते हैं? लड़की और लड़के की सगाई आमने सामने कर देते हैं। लड़की देते हैं और उनको कहते हैं लड़की हमें भी देनी है। इस प्रकार ये अट्टा सट्टा वर्तमान में चल रहा है। मेलनी, ये बहुत अच्छी इनके अंदर विवाद है। इनमें क्या होता है? भीलों के अंदर जब भी किसी गरीब के घर विवाह होता है तो सभी भील क्या करते हैं? अपने घर से ले जा करके 10-10 किलो यानी 10-10 केजी मक्का जिसके शादी है उसके घर पे रखते हैं ये मक्का। टोटम। टोटम है कुल देवता, भीलों के कुल देवता क्या कहलाते हैं? टोटम। बराड़ी। बराड़ी कहते हैं विवाह की देवी या कुल देवी। कुल देवी भी बोलते हैं भीलों की। तो जो इतने शब्द अपन ने देखे हैं, एक बार दोबारा रिपीट मार देता हूं। इतने शब्द देखे हैं तो इनमें से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यानी फायरे रणघोष किसका है? भीलों का। कब करते हैं? जब विपत्ति आती है या युद्ध की स्थिति होती है। चिमाता, पहाड़ों पर की जाने वाली कृषि। दजिया, धरातल सामान्य भूभाग के ऊपर की जाने वाली कृषि। केसरिया नाद या ऋषभ देव जी का, ऋषभ देव जी का खीर खा करके भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। खोई तो बोलते हैं लंगोट को। कच्छा बोलते हैं घाघरे को। अटक गोत्र
टापरा, एक घर को टापरा बोलते हैं, 2-3 घरों को मिल जाने पर कू हो जाता है, 2-3 कू मिलते हैं तो फला हो जाता है, और 5-6 फले मिलते हैं तो पाल हो जाता है। पाल के मुखिया को पाल भी कहते हैं, और 5-6 पालों के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। पोत्या सापे को कहते हैं या फेंटा होता है। देपाड़ा तंग धोती। महुआ, महुआ एक वृक्ष है जिसकी शराब बनाई जाती है। पाखरिया होता है दुश्मन के घोड़े को मारने वाला। अट्टा सट्टा, अट्टा सट्टा में नहीं आमने सामने सगाई रिश्ता करना। मेलनी, जो गरीब परिवार होता है उनके वो 10-10 किलो मक्का पहुंचाते हैं। टोटम, भीलों के कुल देवता, और बराड़ी है विवाह की कुल देवी। अब देखो ये किसके समझ में नहीं आया? सबके समझ आ जाएगा आसानी से, एक बार नहीं 2 बार देखना। अब देखो एक चीज बनती है अपने भीलों के अंदर, वो है नृत्य। उससे पहले एक बार बता देता हूं कि इनके अंदर विवाह के प्रचलन कौन कौन से हैं। भीलों के अंदर 2 प्रकार के विवाह के प्रचलन आपके आए हुए हैं। एक तो है परिवीक्षा विवाह और दूसरा है भगोरिया विवाह। विवाह के प्रकार, एक तो है परिवीक्षा विवाह और दूसरा है भगोरिया। थोड़ा सा बता देता हूं। परिवीक्षा विवाह में क्या होता है? लड़का लड़की के घर रहता है कई दिनों तक और वहां उसके माता पिता की सेवा करता है। जब उसके माता पिता सेवा से खुश हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उस लड़की का विवाह कर देते हैं। और भगोरिया विवाह क्या होता है? इनके एक मेला भरता है भगोरिया विवाह। आगे हम बात करेंगे ना नृत्य में, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये विवाह कैसे होता है। इनके नृत्य देखो, भीलों के नृत्य बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर युद्ध, 2 नंबर शिकारी, 3 नंबर नेजा, 4 नंबर गौरी या राई, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है द्विचक्री, उसके बाद में आता है हाथी मना। ये इनके विवाह के प्रकार है, अलग अलग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो युद्ध नृत्य में क्या होता है? आपस में भील युद्ध करते हैं। इस नृत्य को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, क्योंकि भील घायल हो जाते हैं। शिकारी में क्या होता है? किसी जानवर का शिकार करने के लिए वो बीच में छोड़ते हैं फिर शिकार करते हैं, इसको भी बंद कर दिया। ये दोनों नृत्य वर्तमान में बंद है। नेजा नृत्य, इस नृत्य का संबंध कहीं न कहीं इससे भी है। देखो क्या होता है, ये जो मेला भरता है इसमें क्या होता है? नेजा, इसमें नारियल का एक वृक्ष, नेजा नारियल का वृक्ष होता है, या फिर क्यों कह सकते हैं एक लट गाड़ देते हैं और इस लट के ऊपर एक नारियल बांध देते हैं। क्या कर देते हैं? नारियल बांध देते हैं। और जो गांव होता है वहां भील, जो कुंवारे भील होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं। गांव की जो कुंवारी कन्या होती है वो इस मेले में इकट्ठी होती है। वो इसके चारों ओर क्या करती है? कोड़े लेकर खड़ी हो जाती है, कोड़े लेकर। इसमें सभी को अपनी शूरवीरता का परिचय देना होता है। तब भील बालक क्या करता है? यहां चढ़ने की कोशिश करता है और ये महिलाएं होती है, ये कुंवारी कन्याएं होती है, ये इसको नीचे गिराने की कोशिश करती है, कोड़े से मारती है। जब ये कोई साहसी युवक होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ करके नारियल को ले लेता है। उसके बाद में वो जिस लड़की को पसंद करता है गांव के मुखिया उससे उसका विवाह करवाते हैं। तो ये नेजा नृत्य भी है और भगोरिये का एक प्रकार भी है। आगे आता है महत्वपूर्ण गौरी। गौरी ये नृत्य बहुत लंबा चलता है, 40 दिन चलता है, दिनों तक। श्रावण पूर्णिमा के पश्चात दूसरे दिन से शुरू होता है और आगे 40 दिनों तक ये नृत्य चलता है। गौरी, गौरी किसका पर्यायवाची है? पार्वती। पार्वती का जिक्र आया तो किसका जिक्र आएगा? शिव का जिक्र आएगा। थोड़ा बता देता हूं ये नृत्य क्यों किया जाता है। देखो शिव जी हमेशा क्या थे? भोली प्रवृत्ति के थे, भोले थे, हर किसी को वरदान दे देते थे।
या जो उसकी तपस्या करता था शिव जी प्रश्न होकर के ये नहीं देखते थे कि ये राक्षस प्रवृत्ति का है कि ये देवता प्रवृत्ति का है, कि शिव जी की वजह से देवताओं को कई बार बहुत सारी परेशानियां भी आई थी। देखो क्या होता है, ये नृत्य किसकी याद में शुरू किया था आप देखना। एक बार इसी प्रकार क्या होता है, शिव की भक्ति करने में बैठ गया था एक राक्षस भस्मासुर। भस्मासुर ने घोर तपस्या की थी और शिव जी प्रसन्न हुए थे। शिव जी ने कहा वरदान मांगो। शिव जी को भस्मासुर ने कहा था कि वरदान के रूप में जो आपके हाथ में कड़ा है ना, वो कड़ा दे दो। उस कड़े की विशेषता ये थी कि जिस किसी के सिर के ऊपर घुमा करके बोलेंगे भस्म, तो वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने वो कड़ा मांग लिया, शिव जी ने वो कड़ा दे दिया। अब कड़ा देते ही भस्मासुर ने कहा था मैं तो प्रैक्टिकल करूंगा, और प्रैक्टिकल किसके ऊपर करूंगा, आपके ऊपर ही करूंगा, और तो पास ने कहीं नहीं दिया। अब शिव जी आगे भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे भाग रहा है। अब देवताओं में खलबली मच गई। भगवान विष्णु को समाचार मिला कि भगवान शिव तो आगे भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे भाग रहा है। तब विष्णु भगवान ने एक रूप धारण किया था, मोहिनी सुंदर रूप धारण किया पार्वती का, और भस्मासुर के पास में आके बोले, यानी आपसे हम प्रेम करने लग गए हैं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मगर आपके अंदर एक कमी है, आपको नृत्य नहीं आता है। तो भस्मासुर ने कहा था कि मैं नृत्य कर लूंगा। तो मोहिनी का रूप धारण किए विष्णु भगवान ने कहा था कि नृत्य में मैं जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे आपको करना है। तो कहते हैं मोहिनी ने नृत्य किया और उसमें बाद में वो स्टेप लिया जिसके ऊपर वो कड़ा भस्मासुर के सिर के ऊपर आया, और जैसे ही सिर के ऊपर आया तो बोला भस्म, तो वहां भस्मासुर क्या हो गए, भस्म हो गए थे। उसकी याद में ये नृत्य चल रहा है। और नृत्य के अंदर यहां पर इसको नाटक भी बोलते हैं, मेरू नाट्य में भी शामिल किया गया है। इसके कुछ पात्र होते हैं, यानी पात्र भी बनाए जाते हैं। इसमें जो पात्र होते हैं, जैसे मान लीजिए आयोजन करता, या फिर यूं कह सकते हैं जो विचार ये रखता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुटकुटिया। या शिव जी का जो पात्र बनता है उसको बोलते हैं पुरिया। शिव का जो पात्र बनता है उसको पुरिया बोलते हैं। और जो पात्र दार्शनिक के रूप में यानी आगे बताता है उसको बोलते हैं कुटकुटिया। और जो गीत गाता है, कविता बोलता है, उसको बोलते हैं जामटिया। और उस कविता का दौरान करता है उसको बोलते हैं खटखटिया। ये बस कुछ नहीं है, ये गौरी नृत्य के कुछ पात्र हैं जिसके आधार पर गौरी नृत्य किया जाता है। 40 दिनों तक चलता है। उसके बाद में आता है हाथीमना। हाथीमना नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, और इसमें नृत्य है वो बैठे बैठे किया जाता है, खड़े होकर के नृत्य नहीं किया जाता, नृत्य बैठे बैठे किया जाता है, हाथीमना नृत्य। ठीक है ना। एक और रह गया द्विचक्री। द्विचक्र में क्या बनते हैं, 2 चक्र बनाते हैं, एक तो अंदर महिलाओं का बनाते हैं, दूसरा बाहर पुरुषों का बनाते हैं। ये खड़े खड़े किए जाने वाला नृत्य है। ये लो जी, आपके पाठ क्रमांक 2 पूरा हो गया। अब देखो विद्यार्थियों, अपन 11वीं वाले तो क्या करेंगे, पहले वाला वीडियो दिया था मैंने, पहला पाठ मानव भूगोल के संबंध में। आप अच्छी प्रकार से उत्तर पुस्तिका बनाइए, उसके अंदर नोट्स लिखना शुरू कीजिए। पाठ्यक्रम अपना क्रम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा पार्ट आज मैंने पूरा करवाया है, 2 वीडियो डाले हैं पूरे के पूरे दूसरे पार्ट के लिए। आसानी से इनके अंदर से आप वीडियो देख करके नोट्स बनाइए, और नोट्स बना करके आप याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो अपन अभी अभ्यास कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में बहुत ही परिणामदायक साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।